नमस्कार, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में जिनके आने की पूरी पूरी संभावना है। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 4 के बारे में। वंशागति और विविधता के सिद्धांत से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो हम शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध रहेगा, संदीपनी क्लासेस के इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल पर क्लिक करें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, जिससे वो भी इसका लाभ ले पाएं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप कमेंट में अपनी क्वेरी दे सकते हैं और साथ में आपको किस अध्याय से जल्दी बोर्ड परीक्षाओं से पहले आपको वीडियो चाहिए तो आप वो लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस अध्याय पर बहुत जल्द वीडियो लाने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला को। वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करें, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, सहलग्नता शब्द किसके द्वारा दिया गया था? लिंकेज शब्द किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा T.H. मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा सहलग्नता शब्द दिया गया था। अगला प्रश्न है, कौन से जीवों में मादा विषम युग्मजता पाई जाती है? मतलब हेट्रोगैमिटी फीमेल में पाई जाती हो। तो यहां ऑप्शन है देखिए, जैसे ड्रोसोफिला, मानव, पक्षियों में और मधुमक्खियों में। तो इसका राइट आंसर होगा पक्षियों में। ठीक है, आपके एग्जाम में हो सकता है इसकी जगह पर मुर्गी शब्द दे दिया जाए, है ना, मोर शब्द दे दिया जाए। ये दोनों शब्दों से के आधार पर पहले प्रश्न पूछा गया है। तो आपको अगर पक्षी शब्द नहीं मिले तो मुर्गी या मोर मिल सकता है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में मुर्गी का तो डायग्राम ही दे रखा है जहां पर लिंग निर्धारण की बात होती है वहां पर। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हो गया, मादा विषम युग्मता का मतलब ये हो गया कि इन पक्षियों में जो मादा होती है, जो फीमेल होता है ना, फीमेल के अंदर ZW प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं और सेक्स डिटर्मिनेशन में मादा भूमिका निभाती है, क्योंकि ये हेट्रोजाइगोट होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 3। कौन से आनुवांशिक विकार में एक X क्रोमोसोम का अभाव हो जाता है और लिंग क्रोमोसोम X0 हो जाता है? देखिए सॉरी, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है 44 प्लस X, या फिर अगर वो पुरुष है तो उसमें होंगे XY। ये 44 तो सेम होते हैं, लेकिन यहां बात ये हो रही है कि यहां पर एक X क्रोमोसोम कम हो गया है, तो क्रोमोसोम की संख्या बचेगी 44 प्लस X, केवल इतने। इसका मतलब ये हो गए 45। क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई? 45। तो इस बीमारी का नाम क्या है? इसका नाम होगा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। और ये जो बीमारी है वो किसमें हो रही है? फीमेल में होती है। किसमें होती है? फीमेल में, क्योंकि यहां पर कौन से क्रोमोसोम का अभाव हुआ? X क्रोमोसोम का हुआ। डाउन सिंड्रोम जो डिजीज है वो 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से होता है। 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति होने से ऐसा होता है। और क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम है ये मेल में होता है और इसमें एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इनमें क्रोमोसोम की संख्या होती है 44 प्लस XY, एक X क्रोमोसोम अधिक हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। मटर के पौधों पर अपने प्रयोग में मेंडल ने किसका उपयोग या अध्ययन नहीं किया था? तो देखिए, मेंडल ने 7 जोड़ी जो लक्षण दिए थे उसमें फली की लंबाई, पुष्प की स्थिति, बीज का आकार और बीज का रंग। अब आप ध्यान से देखिए, क्या इसमें फली की लंबाई ली थी? आप कहोगे कि नहीं, फली की फली की लंबाई नहीं थी। वहां पर फली का रंग है और फली की आकृति है, लंबाई नहीं है। लंबाई तो पौधे की ली थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। फली की लंबाई नहीं थी, पौधे की लंबाई है, ऊंचाई पौधे की ली थी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, आनुवांशिक विकार जो X क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त
प्रतिलिपि के कारण उत्पन्न होता है उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, या फिर हीमोफिलिया कहते हैं। यहां पर ये ऑप्शन दिए हैं। देखिए, डाउन सिंड्रोम में अलिंग गुणसूत्र, अलिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र 21वें नंबर का, इसकी कॉपी अतिरिक्त होती है अलिंग गुणसूत्र की। यहां क्या पूछा जा रहा है, एक्स क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति हो जाए तो कौन सा रोग होगा। मैंने अभी आपको बताया था, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो पुरुषों में होता है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है और क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है 44 प्लस एक्स एक्स वाई, ये कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, समयुग्मजी प्रभाविता को प्रदर्शित करने वाला जीनोटाइप इनमें से कौन सा है। देखिए, प्रभाविता, मेंडल ने कहा कि जो प्रभावी कैरेक्टर होता है उसे हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखते हैं, इस तरीके से। और समयुग्मजी का मतलब है जब दोनों अलील एक जैसे हो, दोनों अलील समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। और अगर इस तरीके से एक बड़ा एक छोटा हो तो उसे विषमयुग्मजी, हेटेरोजाइगस कहते हैं। यहां हमसे पूछा जा रहा है समयुग्मजी मतलब होमोजाइगस और प्रभावी। अब आप इसमें देखिए, यहां पर ये कॉम्बिनेशन है, इसमें एक स्मॉल वाई है, इसका मतलब ये समयुग्मजी नहीं है। यहां पर भी स्मॉल आ गया कैपिटल के साथ, तो यहां पर एक कैपिटल एक्स्ट्रा हो गया, ये भी समयुग्मजी नहीं है। यहां पर दो स्मॉल है, दो कैपिटल है, ये भी समयुग्मजी नहीं है। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पर देखिए, चारों के चारों जो अलील हैं वो कैसे हैं, कैपिटल हैं, समान हैं, इसलिए वो समयुग्मजी हैं, और कैपिटल लेटर में है इसलिए वो प्रभावी है। अगर समयुग्मजी अप्रभावी आता तो हमारा आंसर आता स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अगला प्रश्न है, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया था। तो आपका राइट आंसर आएगा सट्टन और बोवेरी के द्वारा। यूगोडी ब्रिज और कोरेंस, ये इसका आंसर नहीं होगा। स्लीडन और स्वान जो कोशिका सिद्धांत दिया था इन्होंने, ये भी आंसर नहीं होगा। वाटसन और क्रिक, इन्होंने डीएनए का द्विकुंडली मॉडल दिया था, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा, है ना। यूगोडी ब्रिज और कार्ल कोरेंस और बॉन फेरमैक, इन्होंने मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता थे ये, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, और एक पौधा जिसका जीन प्रारूप ए, फिर कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी है, कितने भिन्न प्रकार के ये युग्मक बनाएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा 2। अगला प्रश्न है, मनुष्य में दात्र कोशिका रक्तता मतलब सिकल सेल एनीमिया रोग कौन से उत्परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा बिंदु उत्परिवर्तन। इसका आंसर होगा बिंदु उत्परिवर्तन का ये उदाहरण है, बिंदु उत्परिवर्तन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप इसको याद करेंगे। कौन सा जीव XX0 प्रकार का लिंग निर्धारण दर्शाता है। तो इसका आंसर आएगा टिड्डा, क्योंकि फलमक्खी में होता है XXXY प्रकार का, मानव में होता है XXXY प्रकार का, और पक्षियों में होता है ZW प्रकार का। तो टिड्डे में पाया जाता है XXX0 प्रकार का। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण क्या है। अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण क्या है। अपूर्ण देखिए, मटर में फूलों का रंग ये प्रभाविता का उदाहरण है। एंटीराइनम में फूलों का रंग, ये ही इसका आंसर होगा। स्वान पुष्प की वंशागति। ड्रोसोफिला में आंख का रंग, ये भी नहीं होगा। उपयुक्त सभी हटाओ इनको। इसका राइट आंसर है एंटीराइनम या स्वान के जो पुष्प हैं उसमें अपूर्ण प्रभाविता पाई जाती है, क्योंकि वहां पर 2 प्रकार के फूल लगते हैं। एक होते हैं लाल रंग वाले फूल और एक होते हैं सफेद फूल, और इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया तो यहाँ पर गुलाबी रंग के फूल आए थे। इसका मतलब लाल जो रंग है वो सफेद पर पूरी तरह प्रभावी नहीं है, इसलिए इसका नाम रखा गया था अपूर्ण प्रभाविता, क्योंकि ये जो रंग आया था वो इन दोनों का मिक्सर था एक तरीके का। ठीक है, डाउन सिंड्रोम का कारण निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र है। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति, ट्राइसोमी 21।
अगला प्रश्न है, अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली किसमें पाई जाती है? तो कबूतर में, पक्षियों में। ठीक है। डाउन सिंड्रोम नामक जो विकार सॉरी, पानी पी लेता हूं, मुझे खांसी हो रही है, तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो थोड़ा सा मैनेज करना, डिस्टर्ब हो रहा है उसके लिए सॉरी। डाउन सिंड्रोम को खोजने वाले थे लैंगडम डाउन 1866। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसी व्यक्ति में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा शामिल हो जाना क्या कहलाता है? क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा अगर आ जाए तो उसे टेट्रासोमी के नाम से जानते हैं। नलसोमी में क्रोमोसोम की संख्या कम होती है, टेट्रासोमी में ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिड के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण एक क्रोमोसोम की अधिकता या फिर उसकी हानि हो जाए तो इस घटना को हम किस नाम से जानते हैं? इस घटना को हम असुगुणिता के नाम से जानते हैं, असुगुणिता के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। सन 1900 में किन 3 जैव वैज्ञानिकों ने पृथक रूप से मेंडल के कार्यों को या मेंडलवाद की पुनः खोज की थी? तो मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता थे ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस और वॉन सेरमैक। तो इसका राइट आंसर यह पहला ऑप्शन ही होगा, ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस और वॉन सेरमैक। इन क्वेश्चनों से संबंधित यूट्यूब पर मेरे जो संदीपनी क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उस पर इससे संबंधित डिटेल्ड वीडियो भी है और आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पर इस और भी आपको क्वेश्चनों की श्रृंखला मिल जाएगी जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के साथ साथ किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वो समान रूप से उपयोगी साबित होंगे। इस तरीके के वो प्रश्न हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। पिता का रक्त समूह है AB और माता का है O। इनके बच्चे में कौन से रक्त समूह होने की संभावना होगी? देखिए, पिता का ब्लड ग्रुप है AB जो कि सह प्रभाविता दर्शाता है और माता का है O। देखिए, ब्लड ग्रुप जो मनुष्य का ब्लड ग्रुप है इसका निर्धारण जीन I करता है और इसके 3 विकल्प हैं जैसे IA, IB और स्मॉल I। ये दोनों प्रभावी हैं और ये अप्रभावी होता है। जो ब्लड ग्रुप O होता है इसमें स्मॉल I होंगे क्योंकि जीन हमेशा जोड़े में होते हैं। अलील जो है ये जोड़े में मिलेंगे तो ये 2 होंगे और इसमें होगा IA और IB। अब आप देखिए संभावना क्या हो सकती है। अगर इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ आएगा तो ब्लड ग्रुप A आएगा और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ आता है तो ब्लड ग्रुप B आएगा। इसके अलावा कोई और संभावना नहीं बन सकती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। इसको मैं आपको और डिटेल में अभी बता देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की। मॉर्गन ने अपने प्रयोग किए थे फलमक्खी या ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्ट्रिस का पूरा नाम है, फ्रूट फ्लाई कहते हैं, फलमक्खी कहते हैं। आनुवांशिकी में अध्ययन किया जाता है वंशागति का और विविधता का, दोनों का किया जाता है। तो उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर होगा। आनुवांशिकी में वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है। ये 20 आपके एमसीक्यूज हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अपन चर्चा करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन पर अपन अब चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, F2 के लंबे पौधे के जीनोटाइप निर्धारण के लिए मेंडल ने F2 के लंबे पौधे का बोने पौधे से संकरण करवाया। देखिए, F2 पीढ़ी का जो लंबा पौधा है, यहां पर F1 लिख दें, ठीक है, F2 गलत है। F1 पीढ़ी का जो लंबा पौधा है इसके जीनोटाइप निर्धारण के लिए या फिर F2 पीढ़ी के लंबे पौधे के जीनोटाइप निर्धारण के लिए मेंडल ने F2 के लंबे पौधे का बोने पौधे से संकरण करवाया। F1 के लंबे पौधे का बोने पौधे से संकरण करवाया। इसे परीक्षार्थ टेस्ट क्रॉस, परीक्षार्थ या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अरे सीधा सीधा आप ऐसे समझिए, ये कैपिटल टी स्मॉल टी इसका क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में ये वाला पौधा आया। इस F1 पीढ़ी के पौधे का क्रॉस जब अपन इस अप्रभावी
समयुग्मजी जनक से कराते हैं तो इसे अपन टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ये हो गया टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जो पौधा है ये F1 पीढ़ी का पौधा है। F1 पीढ़ी के पौधे का अप्रभावी जनक से संकरण कराते हैं तो हम इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और टेस्ट क्रॉस हम इसलिए कराते हैं कि हमें यह पता लग जाए कि जो पौधा है वो समयुग्मजी होगा या विषमयुग्मजी होगा। तो समयुग्मजी या विषमयुग्मजी होने की पहचान अगर हमें करनी है तो हमें टेस्ट क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए के 4 युग्मों के घटने बढ़ने से उत्परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। उत्परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। देखो 4 युग्म या तो घट जाए या फिर बढ़ जाए तो इसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। मनुष्य में लिंग निर्धारण कब होता है? तो निषेचन के समय होता है। जब एग के साथ स्पर्म जुड़ता है तब होता है लिंग का निर्धारण। आनुवांशिकी के अंतर्गत आनुवांशिकता और विविधता का अध्ययन किया जाता है। तो आनुवांशिकता और भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। एक संकर संकरण क्रॉस के लिए टेस्ट क्रॉस का परिणाम क्या होगा? तो 1:1 होता है। कैसे होगा देखिए, मैंने यहां पौधा लिया कैपिटल टी, इसका क्रॉस कराया स्मॉल टी के साथ। तो यहां पर जो F1 पीढ़ी आएगी इसका पौधा होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। जब हम इस पौधे का क्रॉस इस अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं, मैं इसको यहां नीचे लिख देता हूं स्मॉल टी, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, यहां से इसका मैंने एक ये बना गैमीट स्मॉल टी ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लें, भले ही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर ये आएंगे। अब देखो ये वाला एक पौधा बनेगा और एक ये पौधा बनेगा, मतलब एक पौधा विषमयुग्मजी लंबा और एक पौधा आया अपने पास समयुग्मजी बोना। तो 1:1 आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1:1। इस तरीके से अपन इसको निकाल सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लें और आप इनको नोट डाउन कर लें, 1 लाइनर फॉर्मेट में नोट डाउन कर लें। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिशन शेखावाटी 100 के द्वारा ये प्रश्न तैयार किए हुए हैं जिन पर अपन चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को ये जो श्रृंखला है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे आपके साथी जो कक्षा 12 की इस बार बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले हैं उनको इसका लाभ मिल पाए, ठीक है। तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा सा जो डिस्टर्ब बीच बीच में आता है उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आगे देखें, अगला प्रश्न है, वंशागति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो वंशागति के नियम देने वाले थे ग्रेगोर जॉन मेंडल। इन्होंने मटर के पौधे उद्यान मटर पाइसम सैटाइवम पर 7 साल तक प्रयोग किए और 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को इन्होंने चुना। डाउन सिंड्रोम होता है 21वें गुणसूत्रों की अधिकता से, तो ट्राइसोमी 21। F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण को अपन प्रभावी लक्षण कहते हैं। ऐसा लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है वो प्रभावी होता है। वह कैरेक्टर या वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट ना होकर F2 पीढ़ी में प्रकट होता है उसे अपन अप्रभावी लक्षण कहते हैं। एक अलिंग सूत्री प्रभावी रोग का नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। अलिंग सूत्री प्रभावी रोग, ठीक है। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए 7 लक्षणों की जो नियंत्रणकारी जीन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा 4 गुणसूत्रों पर, ठीक है। अतिलक उत्तरात्मक प्रश्नों में देखिए, माता का ब्लड ग्रुप मतलब IA अलील और पिता से I अलील आता है, प्राप्त करने वाली संतति का रुधिर वर्ग कौन सा होगा? आपको पता है जो कैपिटल IA है वो प्रभावी है और स्मॉल I अप्रभावी है। प्रभावी अपना कैरेक्टर दिखाता है, प्रभावी का कैरेक्टर शो नहीं होता है। इसका मतलब यहां पर ब्लड ग्रुप A आएगा, ठीक है। वर्णांतता में व्यक्ति कौन से रंग में विभेदन नहीं कर पाता है? तो लाल और हरे रंग के बीच में विभेद नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है जीनोटाइप, कैपिटल R स्मॉल y वाले बीजीय पादप का फिनोटाइप क्या होगा? तो देखिए मेंडल ने कैपिटल R जो लिया है वो गोल के लिए है और स्मॉल y है वो हरे रंग के लिए है, तो ये पौधा होगा गोल हरा,
गोल हरा बीज। टिड्डे में लिंग निर्धारण का प्रकार होता है X0 प्रकार का, X0 का, ठीक है। परीक्षार्थ संकरण किसे कहते हैं? जब F1 पीढ़ी के जीवों का अप्रभावी जनक के साथ संकरण किया जाए तो उसे परीक्षार्थ संकरण के नाम से जाना जाता है। मेंडल के एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे, संकर लंबे और बोने पौधों का अनुपात कितना था? तो शुद्ध लंबा 1 था, संकर लंबे 2 थे, शुद्ध बोना 1 था। इसका मतलब 1:2:1, जिसे हम जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप कहोगे इसे जीनोटाइप के नाम से जानते हैं। असुगुणता का कारण क्या है? तो देखिए, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिड का विसंयोजन होता है और विसंयोजन नहीं हो, अनुपस्थित हो जाए तो इसके कारण क्या होगा? या तो गुणसूत्रों की कमी हो जाएगी या फिर गुणसूत्रों की अधिकता हो जाएगी। तो गुणसूत्रों की कमी या फिर अधिकता हो जाना असुगुणता कहलाता है। बहुगुणता, देखिए नाम से पता लग रहा है, बहुत हो जाएगी संख्या, तो कोशिका द्रव्य विभाजन न हो सकने के कारण क्रोमोसोम का एक पूरा का पूरा सेट अधिक हो जाए तो इसे बहुगुणता कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है F1, जिसे प्रथम संतानीय पीढ़ी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं, तो इसे, इसका मतलब क्या है? तो मटर के जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधों में संकरण कराया तो इससे उत्पन्न बीजों को उगाकर प्राप्त पीढ़ी को प्रथम संतानीय पीढ़ी कहते हैं। देखिए, मेंडल ने मटर के शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधों के बीच में क्रॉस किया और इनसे प्राप्त जो पहले पौधे प्राप्त हुए थे इनसे, वो थे F1 पीढ़ी के पौधे। उन्हें जो प्रथम बार संतति उत्पन्न हुई थी उसे कहा गया था प्रथम संतानीय पीढ़ी। युग्म विकल्पी किसे कहते हैं? तो विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े का युग्म, विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े का युग्म विकल्पी कहा जाता है। अगर किसी पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसका फिनोटाइप क्या होगा? देखो, पता लग रहा है पहले से ही, कैपिटल टी का मतलब ये लंबा पौधा है और स्मॉल टी का मतलब है ये बौना पौधा है, जैसा कि मेंडल ने अपने ऊंचाई वाले प्रयोग में ये किया था। मेंडल ने जो मटर का ऊंचाई वाले पौधे लिए थे तो उसमें जो ऊंचाई लंबा पौधा था उसे कैपिटल टी से दर्शाते हैं और बोने को स्मॉल टी से दर्शाते हैं। तो इसका मतलब ये पौधा कैसा होगा? लंबा होगा, लेकिन ये हेट्रोजाइगस होगा, विषम युग्मजी लंबा है, विषम युग्मजी लंबा पौधा है जो कि हमें F1 पीढ़ी में दिखाई देता है, ठीक है। मेंडल के एकल संकर संकरण प्रयोग में F2 पीढ़ी का जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो फिनोटाइप होता है 3:1 और ये होगा 1:2:1। आगे देखिए, मेंडल ने एक संकर संकरण के प्रेक्षणों के आधार पर जो नियम दिए थे, तो एक संकर संकरण प्रयोग जो किया था उसके आधार पर इसने 2 नियम दिए। एक था प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और एक था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, विसंयोजन का नियम, ठीक है, विसंयोजन का नियम। इसे पृथक्करण के नियम के नाम से भी जानते हैं, पृथक्करण का नियम। ये दोनों नियम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिए गए थे। सह प्रभाविता, देखिए नाम से पता लग रहा है, सह माने दोनों, प्रभाविता प्रभावी लक्षण दिखाएं। जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों अलील स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करें तो उसे सह प्रभाविता कहते हैं। और इसका उदाहरण है एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागति में एबी रक्त समूह। मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग में F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप मतलब फिनोटाइप क्या होगा? तो 9:3:3:1 होगा, 9:3:3:1। अगला है, मेंडल ने द्विसंकर संकरण प्रयोगों के प्रेक्षणों के आधार पर
जो नियम दिया था उसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। डीएनए के 4 युग्मों के घटने बढ़ने से क्या होगा, तो फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होता है। और बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। तो बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण तो अभी आपको बताया था, सिकल सेल एनीमिया। और बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, तो अपन उसकी परिभाषा देख लेते हैं। डीएनए के एकल 4 युग्म या बेस पेयर में परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। टेट्रासोमी या द्वि अधिसूत्री या द्वि न्यून सूत्री या नलसोमी किसे कहते हैं। देखिए, टेट्रासोमी में क्रोमोसोम बढ़ेगा और नलसोमी में घटेगा। तो यहां पर देखिए 2n+2 अगर हो जाएगा तो इसे टेट्रासोमी कहते हैं, और 2n-2 हो जाएगा तो इसे नलसोमी कहते हैं। मतलब यहां पर गुणसूत्रों का सेट बढ़ गया और वहां पर घट गया है। ठीक है। तो नलसोमी में क्रोमोसोम के 2 नंबर कम हुए और टेट्रासोमी में क्रोमोसोम के 2 नंबर बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। अगला है उत्परिवर्तन। तो वे भौतिक, रासायनिक व जैविक कारक जो जीवों के आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए, जीन या क्रोमोसोम में वंशागत होने वाले परिवर्तन उत्पन्न कर दें, उसे उत्परिवर्तन जन कहते हैं। वो अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, जो कि डीएनए में होता है और जीन चेंज होने की वजह से उत्परिवर्तन होता है। और उत्परिवर्तन के अगर टाइप पूछे जाएं तो एक होता है बिंदु उत्परिवर्तन और एक होता है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। एक्स का नाम दिया था हैकिंग के द्वारा, एक्स का नाम हैकिंग ने दिया था। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को दिया था। तो क्रोमोसोम सिद्धांत दिया था टीएच मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने। देखिए, ये आपके यहां पर अपन ने चर्चा की है बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, जो 1 नंबर के आते हैं। इसके अलावा रिक्त स्थानों की पूर्ति और अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न, शॉर्ट वाले जो प्रश्न है 1 लाइनर फॉर्मेट में, उनके बारे में। स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है, बार बार खांसी आ रही है, तो आगे का जितना भी प्रश्नों की जो श्रृंखला बची हुई है उसके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। बने रहिए आप संदीपनी क्लासेस के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में जिनके आने की पूरी संभावना है। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 4 के बारे में। वंशागति और विविधता के सिद्धांत से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो हम शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध रहेगा, संदीपनी क्लासेस के इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल पर क्लिक करें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, जिससे वो भी इसका लाभ ले पाएं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप कमेंट में अपनी क्वेरी दे सकते हैं और साथ में आपको किस अध्याय से जल्दी बोर्ड परीक्षाओं से पहले आपको वीडियो चाहिए तो आप वो लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस अध्याय पर बहुत जल्द वीडियो लाने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला को। वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करें, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, सहलग्नता शब्द किसके द्वारा दिया गया था? लिंकेज शब्द किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा टीएच मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा सहलग्नता शब्द दिया गया था। अगला प्रश्न है, कौन से जीवों में मादा विषम युग्मजता पाई जाती है? मतलब हेट्रोगैमिटी फीमेल में पाई जाती हो। तो यहां ऑप्शन है देखिए, जैसे ड्रोसोफिला, मानव, पक्षियों में और मधुमक्खियों में। तो इसका राइट आंसर होगा पक्षियों में। ठीक है। आपके एग्जाम में हो सकता है इसकी जगह पर मुर्गी शब्द दे दिया जाए, है ना, मोर शब्द दे दिया जाए। ये दोनों शब्दों से के आधार पर पहले प्रश्न पूछा गया है। तो आपको अगर पक्षी शब्द नहीं मिले तो मुर्गी या मोर मिल सकता है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में मुर्गी का तो डायग्राम ही दे रखा है जहां पर लिंग निर्धारण की बात होती है वहां पर। ठीक है।
तो इसका अर्थ ये हो गया, मादा विषम युग्मता का मतलब ये हो गया कि इन पक्षियों में जो मादा होती है, जो फीमेल होता है ना, फीमेल के अंदर ZW प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं और सेक्स डिटर्मिनेशन में मादा भूमिका निभाती है क्योंकि ये हेटेरोजाइगोट होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 3। कौन से आनुवांशिक विकार में एक X क्रोमोसोम का अभाव हो जाता है और लिंग क्रोमोसोम X0 हो जाता है? देखिए सॉरी, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है 44 प्लस X, या फिर अगर वो पुरुष है तो उसमें होंगे XY। ये 44 तो सेम होते हैं, लेकिन यहां बात ये हो रही है कि यहां पर एक X क्रोमोसोम कम हो गया है, तो क्रोमोसोम की संख्या बचेगी 44 प्लस X, केवल इतने। इसका मतलब ये हो गए 45। क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई? 45। तो इस बीमारी का नाम क्या है? इसका नाम होगा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। और ये जो बीमारी है वो किसमें हो रही है? फीमेल में होती है। किसमें होती है? फीमेल में, क्योंकि यहां पर कौन से क्रोमोसोम का अभाव हुआ? X क्रोमोसोम का हुआ। डाउन सिंड्रोम जो डिजीज है वो 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से